तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th के फर्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो चुनौतियों का अर्थ क्या होता है? चुनौतियों का अर्थ होता है समस्याएं, कि जब हमारे भारत का निर्माण हुआ तब भारत के सामने कौन कौन सी किस किस प्रकार की चुनौतियाँ आई। ठीक है, किस किस प्रकार की समस्याएं आई। तो विभाजन की समस्या आई थी, रजवाड़ों के विलय की समस्याएं आई थी। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की समस्याएं आई थी। तो ये सभी समस्याएं क्या थी? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ही थी। ठीक है, अब देखिए हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो क्या हुआ कि संविधान सभा में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उनके भाषण को क्या कहा जाता था? भाग्यवधू से चीर प्रतिष्ठित भेंट। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने झंडा फहराया है ना, लाल किले पर। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। भाग्यवधू से चीर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब आज़ादी के समय कौन सी दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो पहली तो ये थी कि जो शासन है वो लोकतंत्र पद्धति से चलाया जाएगा। दूसरा, समाज के सभी वर्गों के लिए सरकार क्या करेगी? कार्य करेगी। ठीक है, अगला, अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब पढ़ते हैं हम उनके बारे में डिटेल से कि कितने प्रकार की क्या क्या चुनौतियां राष्ट्र निर्माण में आई थी। ठीक है, तो मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौती थी। पहली थी एकता और अखंडता की चुनौती, मतलब देश को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना, देश में लोकतंत्र स्थापित करना। और तीसरी थी समानता पर आधारित विकास। सरकार जो है वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करे, सभी धर्मों को समान माने, हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव न करे। ठीक है, और ऊंची जाति और नीची जाति में भी कोई भेदभाव न हो। अब आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एकता और अखंडता की चुनौती क्या थी? तो एकता और अखंडता की चुनौती में भारत जो है वो आकार में किसी महादेश के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो इन सबको एकता के सूत्र में बांधना ही सबसे पहली चुनौती थी। दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना मतलब भारत ने क्या किया था? संसद के शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था। अब क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ, प्रतिनिधित्व की जगह आपको ब्लैंक दे देंगे। ठीक है, अब ब्लैंक पूछ लेंगे आपसे कि यहाँ क्या आएगा, कौन से लोकतंत्र को अपनाया था भारत ने? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भारत ने क्या किया? अपनाया। आगे देखिए, और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया, मतलब सभी को मतदान करने का अधिकार है। अगला क्या था? समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज या कल्याण का भला हो। ठीक है, मतलब ऊंची जाति नीची जाति में भेदभाव ना हो। ठीक है, न किसी एक वर्ग का अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। अब देखिए इसमें समाज है जो समाज के सभी वर्गों के लिए समानता का व्यवहार हो और हिंदू और मुस्लिम में कोई भी भेदभाव ना हो, मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है विभाजन में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। आप इस फोटो के तहत देख सकते हैं कि किस प्रकार घर की बहू बेटियों को मारा जा रहा था, किस प्रकार से मतलब लोग जो हैं वो अपने मतलब जो लोग पूर्वी पंजाब से थे वो पश्चिमी पंजाब से तो पूर्वी पंजाब आ रहे थे, और यहाँ से जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए विभाजन की प्रक्रिया क्या थी? पहली बात तो है कि मुस्लिम लीग ने क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने का तर्क दिया, बोले कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाया जाए। क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत उसे कहते हैं कि भारत एक कौम का नहीं अपितु दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौम। इसलिए इसे मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बनाया था। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश बना दिया जाए, वो है पाकिस्तान। ठीक है, अब जो भारत का जो विभाजन है उसका आधार क्या था? उसका आधार था धार्मिक।
धर्म के आधार पे क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ, तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ, ठीक है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, ठीक है। और इनका विवरण अब हम देखेंगे कि किस किस प्रकार की चुनौतियां भारत के सामने आई। आगे देखते हैं। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे। मतलब मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ थे, पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब यहाँ अपने पंजाब में और बंगाल में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इधर तो पश्चिमी पंजाब बना दिया जाए, उन्होंने बोला कि भारत में इधर तो पश्चिमी पंजाब बना दिया जाए और इधर पूर्वी पंजाब बना दिया जाए, और बीच में क्या होंगे, भारतीय शामिल होंगे, ठीक है, बीच में क्या होंगे, भारतीय शामिल होंगे। आगे देखते हैं। अब मुस्लिम लीग थी, उसने ही तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अब मुसलमान थे वो भी पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे, ठीक है। तो एक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन पूछ सकते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है। तो वो क्या थे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में क्या थे, मुस्लिम आबादी थी वो अधिक थी, ठीक है। इन प्रांतों का बंटवारा क्या था, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ, मतलब धर्म के आधार पर, या जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार बनाकर किया गया था। मतलब यहाँ का जो बंटवारा था वो धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है। अब भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए जो दोनों अल्पसंख्यक वर्ग थे, मतलब जहाँ कम आबादी में क्या थी, मुस्लिम जनसंख्या थी, तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कल से, यानी कि अगले दिन से जब भारत का विभाजन हुआ, तो हम पाकिस्तान के होंगे या फिर भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। अब विभाजन में समस्याएं क्या क्या आई, तो पहली समस्या तो ये थी कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे, उन्होंने विभाजन से पहले ही क्या कर दिए, दंगे कर दिए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पे क्या हिंसा हुई, ठीक है। जो पश्चिमी पंजाब के जो लोग थे वो तो पूर्वी पंजाब आ गए, और ऐसे ही जो पूर्वी पंजाब के लोग थे उन्हें भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ा। जो लोग थे उन्होंने अपनी घर बार जमीन जायदाद सब छोड़नी पड़ी, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो अपनी घर की बहू बेटियों को भी मार डाला अपनी इज्जत बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का बंटवारा नहीं बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। मतलब संपदा होती है मनी, ठीक है। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में क्या मिली, शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। शरणार्थी कौन होते हैं, जो बाहर से आते हैं, ठीक है, रिफ्यूजीज कहते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है। पुनर्वास मतलब उनके रहने की जगह की समस्या थी, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, उनके लिए एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया, ठीक है, पुनर्वास मंत्रालय बनाया सरकार ने उनके लिए। आगे देखते हैं, रजवाड़ों का गठन। अब रजवाड़ों का गठन किस प्रकार से हुआ, तो रजवाड़ों के गठन में क्या क्या समस्याएं आई। देखिए, क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश शासन था उसने, जब वो समाप्त होने जा रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था कि अब हम भारत को आज़ाद करने जा रहे हैं, और ऐसे में हम रजवाड़ों को भी आज़ाद कर देंगे, ठीक है। अब रजवाड़ों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन समस्या ये थी कि रजवाड़े भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहेंगे, ठीक है। अब समस्या ये है, बहुत गंभीर थी। तो सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे, ठीक है। सरदार पटेल ने क्या किया, अपनी सूझबूझ से क्या किया, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल तो कर लिया, ठीक है। सरकार को डर था कि देश को एकता और अखंडता जो है, देश की एकता और अखंडता बिखर न जाए कहीं, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि सभी रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो जाएं, ठीक है। ऐसे में देखिए, रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, देसी रियासतों की संख्या थी 565, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देसी रजवाड़ों की संख्या पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 565 थी, ठीक है। अब देखिए, देसी रियासतों के बारे में 3 अहम बातें,
पहली बात तो ये कि भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे अधिकतर रजवाड़े के लोग, ठीक है। भारत सरकार द्वारा कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर थी। स्वायत्तता क्या होती है, उनको फ्री छोड़ने के लिए भी तैयार थी, स्वतंत्रता देने के लिए भी तैयार थी। अब विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन पर सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया। मतलब मैंने आपको बताया कि जो देश में जो एकता और अखंडता है उसका खतरा मंडरा रहा था, उसके बिखरने का खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग हो जाएंगे तो देश की एकता और अखंडता नहीं रहेगी। इसलिए क्या किया उन्होंने, भारतीय संघ में शामिल करना चाहा। किनको? रजवाड़ों को, ठीक है। अधिकतर रजवाड़ों के शासक थे, उन्होंने क्या किया, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए। सहमति पत्र क्या था? सहमति पत्र था जो रजवाड़े थे उनके शासकों द्वारा उन पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे कि भाई अब ये भारतीय संघ में शामिल हो गए, ठीक है। तो ये था सहमति पत्र। अब इसी सहमति पत्र को क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो रजवाड़ों के शासकों ने जिस भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता था? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था, ठीक है। अब कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिनके विलय में कठिनाइयाँ आई, जैसे एक थी जूनागढ़ की रियासत, ठीक है, एक थी हैदराबाद की रियासत, ठीक है, एक कश्मीर और एक मणिपुर की रियासत। ये जो रियासतें थी ये बहुत ही कठिन साबित हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ? देखिए, हैदराबाद का जो शासक था उसे निज़ाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निज़ाम। हैदराबाद का शासक निज़ाम कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए, उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया। यथास्थिति बहाल रहने का मतलब एक साल के लिए फ्री रहने का समझौता किया। अब कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो किसान और महिला थी उन्होंने निज़ाम के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। अब निज़ाम ने भी कुछ कदम उठाए इस आंदोलन को कुचलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? अर्धसैनिक बल लगा दिया। अब अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो होती हैं, ठीक है। इसके जवाब में भारत सरकार ने क्या किया? सितंबर 1948 में निज़ाम पर क्या की? कार्रवाई की, तो उसको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुआ? हैदराबाद रियासत का विलय क्या हुआ? भारतीय संघ में हो गया। आप देख सकते हैं सरदार पटेल के साथ निज़ाम खड़े हैं। तो इस प्रकार सरदार पटेल ने क्या किया? निज़ाम को भी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली रियासत है हमारी मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत के बारे में देखते हैं। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही। स्वायत्तता का मतलब होता है आंतरिक जो उसकी संयम ढंग बना रही, ठीक है। इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह, इसके महाराजा शासक कौन थे? बोधचंद्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनके शासकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के शासक थे हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह। और हैदराबाद के निज़ाम थे ही, है ना। और उसके बाद में आगे देखते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया? सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। अब जनता के दबाव में आकर मणिपुर के जो शासक थे उन्होंने चुनाव करवाए, और मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए? तो मणिपुर में हुए, ठीक है। मणिपुर का ही नाम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया। मतलब राज्यों का पुनर्गठन क्या था कि राज्यों का सीमांकन वहां पर बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना था, ठीक है। सबसे पहले भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो, यह जो मुद्दा था एक राजनीतिक मुद्दा था, और यह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 में हुआ था। कब हुआ था नागपुर अधिवेशन? 1920 में पहली बार रखा गया था नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। अब देखिए, जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने तो कहा कि मद्रास प्रांत बना दिया जाए तेलुगु लोगों के लिए, ठीक है।
इसी प्रकार से इनके लिए आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। ठीक है, अब जो आंध्र प्रदेश राज्य बना कैसे, ये तो सबको पता है कि 1952 में बना। ठीक है, 1952 में बना, लेकिन बना कैसे? एक आंदोलन हुआ था जो कि पोटी श्रीरामुल, ठीक है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, एक वरिष्ठ नेता थे किसके? कांग्रेस के। ठीक है, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की और उनके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में सरकार ने क्या किया, 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से इनके लिए राज्य बना दिया गया और इसी राज्य बनने के बाद में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। ठीक है, कब बनाया गया? 1953 में। 1953 में क्या हुआ, फजल अली आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य और थे। ठीक है, ये 3 सदस्य थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसने। ठीक है, इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? मतलब त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। ठीक है, दूसरी, केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, कौन कौन से? अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली, मणिपुर, इन 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश थे उन सबको क्या किया जाए, नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी क्या थी? तीसरी ये थी कि जो राज्यों की सीमा का जो सीमांकन है, राज्यों की सीमा का जो सीमांकन है वो वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। तो इसी के कारण क्या हुआ, एक रिपोर्ट पेश की गई, 1955 में। ठीक है, इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1953 में ही पारित हो गया था, अब बनाया गया अधिनियम 1956 में। ठीक है, 1956 में अधिनियम बनाया गया। तब क्या हुआ, देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य कब कब बने वो देखने हमें। तो बम्बई से अलग होकर क्या बना, महाराष्ट्र और गुजरात बने। 2 राज्य बने बम्बई से अलग होकर, महाराष्ट्र और गुजरात, 1960 में बने। ठीक है, ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। असम से अलग होकर क्या बना, नागालैंड, कब बना, 1963 में। ठीक है, पंजाब से अलग होकर क्या बने, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, 1966 में। ठीक है, आगे देखिए। असम से मेघालय बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, ये तो बने 1972 में। और जो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये बने 1987 में। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए, पांचों के पांचों जो राज्य हैं ये असम से ही बने थे। ठीक है ना, सारे के सारे असम से ही बने थे। अब उत्तर प्रदेश से तो बना उत्तराखंड, बिहार से बना झारखंड और मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़। ये तीनों के तीनों ही कब बने, 2000 में बने। ठीक है, तीनों के तीनों कब बने, 2000 में बने। अब आगे देखते हैं। अब आती है आंध्र प्रदेश। अब क्या आता है, आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना, कब, 2014 में, जून 2014 में बना था। ठीक है, गोवा कब बना, गोवा बना 87 में, 1987 में। सिक्किम बना 1975 में। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो पहले संघ शासित क्षेत्र थे जो बाद में क्या बने, राज्य बने, वो कौन कौन से थे, तो वो देखने में, वो थे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन पहुंच सके।